डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट चेंज इन पाथ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। एक्स आई, वाई आई, जेड आई, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और यहां से आप कहीं फाइनल पोजीशन वेक्टर यहां चले गए, एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, समझो ध्यान से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली बात हम किसके बारे में करते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट चेंज इन पाथ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। इसको मैं कुछ ऐसे डिफाइन करता हूं, इसको कुछ मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप संघर्ष कर रहे हो, रात भर जग के आप पढ़ाई कर रहे हो, ये एक्चुअल में आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। और कल जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, अभी क्या हो? घनघोर चोमू रामलाल, और कल तुम डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर रामलाल, ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। दुनिया वाले तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कल तो ये एकदम चोमू रामलाल था, आज डॉक्टर बन गया। तो दुनिया वाले को क्या पता चलता है? एक्चुअल में तुम्हारा चेंज इन पोजीशन क्या हुआ है। और डिस्टेंस वो स्ट्रगल है, वो संघर्ष है जो एक्चुअल में आपने रात भर जग के किया है, वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल में तुमने कितना पाथ चला, उसको कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल में कितना संघर्ष किया, वास्तविकता में तुमने कितना पाथ काउंट किया। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ घट नहीं सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ का लेंथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, टोटल पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ। ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। कैन डिक्रीज विद टाइम, कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। और ये निगेटिव एंड पॉजिटिव होना इसमें किस चीज को बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते बेटा, कई बार वेक्टर में ही थे वो सवाल, मैंने स्किप कर दिए, एक दो सवाल वेक्टर में ही थे, कि मान लो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है आपका, एक्स आई, वाई आई, जेड आई, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और यहां से आप कहीं फाइनल पोजीशन वेक्टर यहां चले गए, एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और सब्ट्रैक्शन हमेशा एक्स का एक्स के साथ करते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, आई जे के। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बड़ा फेमस सवाल है, सब लोग जानते हैं क्या, कि अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर ईस्ट में चलता है, 10 मीटर नॉर्थ में चलता है, फिर 10 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ जाता है, पगला गया है क्या? इसके पीछे कुत्ता पड़ा है क्या? 10 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ जाता है। मान लो 10 मीटर ईस्ट जाता है, 10 मीटर नॉर्थ जाता है, 10 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर 10√3, 10 आई कैप, 10 जे कैप, 10 के कैप। ऐसे सवाल पूछते हैं भाई साहब, कैसे सवाल पूछते हैं सर? ऐसे सवाल पूछते हैं, 5 मीटर इधर गया, 4 मीटर इधर गया, 3 मीटर, 2 मीटर इधर आया, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अरे बुड़बक है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट होगा रे, कितना होगा रे? 5 मीटर होगा रे। क्या बात कर रहा है रे? हाँ सही कह रहा है रे, ये 5 टोटल लेंथ है, हाँ, उसमें से 2 घटा दोगे तो ये 3 बचेगा, और ये 4 है, 3 और 4 का वेक्टर सम 5 मीटर आएगा कि नहीं? बताओ। अगर समझ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट इसका 5 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही आएगा। ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं भाई साहब, धुआं कर देंगे। दूसरा, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल होता है r थीटा और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है 2r sin थीटा बाई 2। क्या होता है भाई? 2r sin थीटा बाई 2।
देखो, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, 10 मीटर के सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से भाई साहब चल रहे हैं। द बॉडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में एक चक्कर काट लेता है, ठीक है साहब। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज, अब 4 सेकेंड में एक राउंड करता है, तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ मुझे तो पता है, 10√2। ओ भाई साहब, चौथा आंसर। इतना जल्दी तो तू भी नहीं कर पाएगा जितना जल्दी तेरा मास्टर कर देता है, क्योंकि तू ब्रेक ब्रेक करता है, मास्टर पढ़ाने पे फोकस करता है। ओ भाई साहब, मैंने तो गर्दा उड़ा दिया भाई, मैंने तो गर्दा उड़ा दिया भाई। कहां जाओगे लौट के तुम यही आओगे, जहां जहां जाओगे मुझे ही पाओगे। क्या पता कैसे चलता है, सब्ट्रैक्ट करना है, भाग बुड़बक। 4 सेकंड में एक चक्कर काट दो, 3 सेकंड में 3/4 पार्ट कंप्लीट कर लेगा। यहां होगा, यहां का डिस्प्लेसमेंट ये R तो R√2। ये कह रहा है कैसे, अरे बुड़बक है क्या, 4 सेकंड में एक चक्कर काटता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 पार्ट में बांट लेते हैं, यहां से यहां तक 1 सेकंड, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, मतलब यहां है, यहां से। तो इनिशियल पोजीशन ये रहा और फाइनल पोजीशन ये रहा, इसको मिला दो, R√2। ये कब पूछा? अरे भाई मेरे, ओ भाई रे भाई, ये तो जेई मेन के सवाल हो रे ये जेई मेन के सवाल हो रे, 2021 के सवाल हो जेई मेन के ओ भाई, जेई मेन के सवाल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सुनो, एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा, हमेशा याद रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है कि जिस भी चीज का आप एवरेज निकाल रहे हैं उसको बक्से में डाल दें। बक्सा एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या ये हर जगह लगता है? हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बक्सा एवरेज। कई बार आपसे सवाल पूछेगा, जैसे मान लो वेलोसिटी तुम्हें दे दे 2t + 2 और पूछे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। अब साहब वेलोसिटी देके एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी देके एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, तो यहां पर जाके तुम ध्यान से देखना कि डिस्प्लेसमेंट तो नहीं निकाल सकते। क्या करोगे? जिसका एवरेज पूछा है उसी का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। देखो, एवरेज वेलोसिटी इंटीग्रेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। वेक्टर होता है, डायरेक्शन अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड होगा इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर ले तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम नहीं रहेगा। क्लियर? क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dx/dt होता है इसका स्लोप पोजीशन को, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा 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 अच्छा। वेलोसिटी इज नथिंग बट, देखो जिसका डिफरेंशिएशन करता है जिसके रिस्पेक्ट में, उसी ग्राफ का स्लोप होता है। जैसे v क्या है? xt ग्राफ का स्लोप। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, लॉन्ग मोशन की डायरेक्शन में होता है। तो आपने अभी डिस्प्लेसमेंट बोला था, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, लेकिन वेलोसिटी जो होता है ना, वो इंस्टेंटेनियसली जिधर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा ना, उसी के डायरेक्शन में होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू डायरेक्शन भी कह सकते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर है, अगर 3D स्पेस में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? अगर मुझे वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं, v बराबर dx/dt होता है, तो dx बराबर हो जाएगा v इंटू dt, इंटीग्रेशन कर दो। अगर वेलोसिटी दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या सर वो नाली वाला मेथड बताओ ना? अभी बताऊंगा, चिंता मत कर। चल यहां देख पहले, यहां देख पहले। एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दो इक्वल टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड पूछे तो दोनों स्पीड का सम बटा 2, क्या सिंपल मीन ले लेते हैं। अगर सॉरी यहां पे s1 s2 आएगा, s1 s2/2। इक्वल टाइम इंटरवल हो तो क्या करते हैं? s1 s2/2। इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो तो क्या करते हैं? 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो तो 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। इक्वल टाइम इंटरवल हो तो s1 प्लस s2/2। बहुत आसान है क्या बेटा? चलो अब यहां पे एक तड़कता भड़कता जोरदार सवाल आ गया, तड़कता भड़कता जोरदार सवाल आ गया। बताइए, which of the following is correct for the body moving in a straight line?
अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में चल रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी, बोथ ए एंड बी, एवरेज स्पीड बराबर है, सॉरी, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, नॉट इक्वल टू, बेटा यहां पे नॉट इक्वल, ना ना ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, चलो ये करेक्शन कर दिया थोड़ा, चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, बताओ, चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, बताओ, चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, बताओ। चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, बताओ, चलो अब बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कौन सा सही होगा? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं थर्ड, बेटा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है? आप यहां पे गलत कर बैठे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अब ये दोनों गलत है तो ये तो गलत ही होगा, आंसर आएगा फोर्थ। कैसे? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये तो बोले नहीं कि डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलता 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 ऐसे घूम नहीं सकता है क्या? ये बोला स्ट्रेट लाइन में चल रहा तो डायरेक्शन में चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज हो सकता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो ये जरूरी नहीं है। देखो ना, मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं, बता मैं कहां चल रहा हूं, बोल बोल कहां चल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, बता, क्या मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पे लिखा होता बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो कौन सा आंसर सही होता? तो आप कह सकते थे थर्ड होगा, तो आप कह सकते थे थर्ड होगा। क्लियर है क्या? तो आप कह सकते थे थर्ड होगा, हाँ या ना? यहां पे 1D बोला है, 1D में डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना बेटा, 1D में डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना बेटा। ये 1991 का सवाल है क्या? बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 बी 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड ऑफ द बसेस। अब भाई साहब, अगर आधा आधा डिस्टेंस इंटरवल दिया होता तो एवरेज स्पीड हम ये लिख सकते थे 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2, लेकिन 3 दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला मैं और यहां पे दिखा रहा था जिसपे आपने फोकस नहीं किया होगा। क्या? जब डिस्टेंस इंटरवल सेम हो तो एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। मतलब कितने इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है? कितने इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है? 3। तो यहां पे आप एवरेज स्पीड लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 1/3 1/3 1/3, 3 डिवाइडेड बाई 1 पहला स्पीड 10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। तो ये 3 ऊपर रहेगा, नीचे एलसीएम 60 ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा 6 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 1, 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 3 × 60 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, ये इससे कटेगा 18। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक जेई मेन का सवाल करोगे, हाँ या ना में जवाब देना। मेहनत करना चाहते हो, नए लैंग्वेज पे सवाल डाल दूं, लो जेई मेन शिफ्ट 2 2023 का सवाल, डेट के साथ है, जाके मैच कर लेना, जून शिफ्ट 2 का सवाल है। 2023 नहीं बे, 2022 होगा ना फिर 2022, 23 तो आई नहीं अभी। करो, क्या है सवाल? अ कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 at velocity v1, second 1/3 with velocity v2 and last 1/3 with velocity v3. If v3 is 3v1, v2 is 2v1 and v1 is 11 meter per second, then find average velocity of the car is। आसान है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल दिया है, तो डायरेक्टली आप एवरेज स्पीड लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल है 1/v1 प्लस 1/v2, और v2 2v1 दिया, अरे भाई साहब तो 2v1 लिख देंगे, प्लस 1/v3, v3 3v1 दिया हुआ है, ओ भाई साहब 3v1 लिख देंगे। अब यहां पे ऊपर 3 रहेगा, नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या लिख लो 6v1, तो यहां आ जाएगा 6 प्लस यहां 2 ना सॉरी 3 प्लस 2, सही लिख रहा हूं क्या? हाँ, 6v1 ऊपर चला जाएगा,
तो 6 मल्टीप्लाई 3 इंटू V1 बटा 6 3 9 2 11, 11 से 11 कटेगा 6 18। ओ भाई साहब ज्यादा चालाक बन रहा है, मेरे से पहले सॉल्व कर दिया है। मास्टर की इज्जत नहीं करता, मास्टर को तो करने दे पहले। और भाई साहब बढ़िया किया, लेकिन अब ये सवाल तो किसी का देखा हुआ नहीं होगा, पहली बार आपने किया और सही किया यार। मतलब यार मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे यार दोस्त तुम लोग यार, मास्टर से पहले यार दोस्त तुम लोग सॉल्व कर लेते हो यार। यार दोस्त जोरदार हो यार दोस्त, तुम लोग जोरदार हो यार दोस्त, कुछ भी कहो यार दोस्त तुम लोग जोरदार हो, कुछ भी कहो यार दोस्त। यूनिट का खेल होगा तो देख लेना यार। यार दोस्त तुम लोग बहुत जोरदार हो यार दोस्त। मतलब यार दोस्त तुम लोग कैसे करते हो यार दोस्त, नए सवाल में भी यार दोस्त गर्दा उड़ा देते हो यार दोस्त। अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग इतना सेकंड फॉर द एवरी सर्कुलर लैप। एक सर्कुलर पाथ इतने समय में कवर करता है। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप। एक सर्कुलर लैप में एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कुलर लैप में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। यार दोस्त देखो यार दोस्त, तो यार दोस्त डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, तो 0 0 ये नहीं होगा, और एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये होगा। आंसर थर्ड आएगा यार दोस्त। यार दोस्त तुम भी थर्ड सोच रहे थे कि यार दोस्त? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया क्या? V1 11 दिया हुआ है तो 11 रखेंगे ना भाई V1 को, तो 11 6 3 9 2 11, 11 से 11 कटेगा 36 18, सही तो है यार। ये V1 की वैल्यू रखी है यहां से 11, ये चचा V1 की वैल्यू नहीं पुट कर रहा होगा और कह रहा है 18/11 होगा। अरे V1 की वैल्यू भी 11 रखना रे चचा चोमू। देख इधर, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसा अगर बोला तो यहीं से गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, एक्सीलरेशन होता है यार दोस्त चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो यार दोस्त, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा सर? चेंज इन वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होगा। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ हो ये जरूरी नहीं है, देखो यार दोस्त। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ हो, देखो यार दोस्त ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की तरफ हो, देखो यार दोस्त। समझ रहे हो? ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी होता है पर सेकेंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लो एक जोरदार विजुअलाइजेशन, मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका मैंने 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, या 50 मीटर पर सेकंड से, और इसमें नीचे एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज पर सेकंड, यही तो होता है एक्सीलरेशन का मतलब। देखना कितना खूबसूरत है। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल है, तो ये पर सेकंड कुछ वेलोसिटी इसका क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एंटी पैरेलल है, इसी को रिटार्डेशन कहते हैं। इसमें पर सेकंड ये कुछ वेलोसिटी घटाएगा, अपोजिट में है तो पर सेकंड वेलोसिटी घटाएगा, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी वेलोसिटी घटाएगा। जैसे एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हर 1 सेकंड में घटा देगा। अगर इसकी वेलोसिटी अभी 50 है तो एग्जैक्टली 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 10 से घट जाएगा 40 रह जाएगा। एक और सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 30 रह जाएगा, एक और सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 रह जाएगा, एक और सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 10 रह जाएगा, और फाइनली 5 सेकंड में ये रुक जाएगा। हाँ या ना? एक्सीलरेशन का मतलब होता है पर सेकंड ये कितना वेलोसिटी देगा, किल लेगा, देगा किल लेगा। कब देगा? जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन पैरेलल हो तो देगा, और अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन अपोजिट हो तो लेगा। जब ये दोस्त दोस्त रहा तब ये देगा, और जब ये दुश्मन बन जाएगा तो लेगा। अरे देगा कि लेगा? देगा तो पर सेकंड कितना देगा वो एक्सीलरेशन हो गया, लेगा तो रिटार्डेशन हो गया। अब देखो नीचे है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 10 मीटर पर सेकंड लेगा, हर सेकंड में 10 ले लेगा, और जब नीचे गिरेगा तो हर सेकंड में 10 दे देगा। हाँ या नहीं यार दोस्त? बताओ यार दोस्त,
बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी भी समझ में आ गया क्या यार दोस्त? थोड़ा थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी भी समझ आ गया क्या यार दोस्त? एक्सीलरेशन का फील आया कि नहीं यार दोस्त? आया। नेक्स्ट देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? अरे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई dt या v इंटू डीवी बाई dx या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, हमें पता है क्या यार दोस्त? अच्छा, एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के टर्म से क्या होगा? तो ए एवरेज एक्सीलरेशन के टर्म से होगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। हाँ या ना यार दोस्त? देखो इधर, क्या किसको कहते हैं रिटार्डेशन? तो कुछ बच्चे कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन। ना मुन्ना ना, थोड़ा पानी पी लो, चाहिए तो जूस पी लो, है मेरे पास यार दोस्त। देखो, निगेटिव एक्सीलरेशन को बोला ना रिटार्डेशन, मुंह पे फेंक के मारूंगा जूस। निगेटिव एक्सीलरेशन को अगर तूने रिटार्डेशन बोला तो मुंह पे फेंक के मारूंगा जूस। क्यों? निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं क्या? निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं क्या? नहीं। क्यों? देखो देखो, इस केस में ऑब्जेक्ट पीछे भाग रहा है, वेलोसिटी निगेटिव, एक्सीलरेशन भी निगेटिव, ये स्पीड अप होगा, इसमें स्पीड बढ़ेगा। दिस इज नॉट रिटार्डेशन। तो किसको कहते हैं रिटार्डेशन? रिटार्डेशन वो एक्सीलरेशन होता है जो वेलोसिटी के अपोजिट हो। जैसे यहां पर वेलोसिटी पीछे और एक्सीलरेशन आगे, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि ये लेगा। यहां पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पीछे, ये भी रिटार्डेशन है क्योंकि ये लेगा। ये सर देगा, तो रिटार्डेशन थोड़ी ना हुआ, ये तो स्पीड बढ़ाएगा। यहां तो स्पीड अप होगा, यहां भी स्पीड अप होगा। समझ में आया? ब्रेक दोस्त यार, ब्रेक नहीं मिलेगा यार दोस्त। अब सुनो, काइनेमेटिक्स के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना। काइनेमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करने का बेटा तरीका क्या होता है कि अगर आपकी एक्सीलरेशन जीरो हो, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है यार दोस्त? बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। वाह यार दोस्त, मतलब तू मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें गले लगा लेता, सच में, फिजिक्स की कसम मैं तुम्हें गले लगा लेता। मजाक नहीं कर रहा हूं। इंडिया में जितने नीट की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे ना, उसमें से 70-80% बच्चों का डाउट होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, ये गलत है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वास्तविकता में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों? क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही, और जहां वेलोसिटी चेंज हो गया डायरेक्शन की वजह से ही सही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी वेरिएबल तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्चुअल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वाह सर, तो सर अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन? अरे भाई, एक्सीलरेशन ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अरे एक्सीलरेशन ही जीरो है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सिस्टम हैंग हो गया भैया। सही बात है कि नहीं है? हाँ, अगर एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, वरना इक्वेशन ऑफ मोशन मत लगाना, गलत हो जाएगा चीजें। वरना इक्वेशन ऑफ मोशन मत लगाना, गलत हो जाएगा चीजें। समझ गए? क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से करना। तो कैसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? तो जोरदार एक चीज बताता हूं तुम्हें, इससे तुम्हें हर ग्राफ का स्लोप भी पता चल जाएगा और इसी से तुम्हें सवाल करने का तरीका भी पता चल जाए। जैसे देखो, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तुमको वेलोसिटी चाहिए, जैसे मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया था। तो भाई बेसिक मैथ में सिर्फ बेसिक मैथ ही नहीं पढ़ाया ना, काइनेमेटिक्स के, वर्क एनर्जी पावर के कई सारे सवाल भी आपको कराए थे मैंने।
ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ds बाई dt वेलोसिटी होगा, और डिफरेंशिएशन का ही मतलब होता है बेटा स्लोप, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv बाई dt, क्या कर दो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv बाई dt, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो स्लोप ऑफ vt इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को v इंटू डीवी बाई डी एक्स भी हम कह सकते हैं, सही बात है, dv बाई dt लिखो या v इंटू डीवी बाई डी एक्स लिखो, और यहां से एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। अगर एक्सीलरेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे dA बाई dt, तो हमें क्या मिलता है, नाली। इससे हमें दो फायदा हो गया। पहला फायदा यह हुआ कि एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करके कुछ नहीं मिलेगा भैया, ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता जहां पे एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करना पड़े, समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ऐसा सवाल ही नहीं आता जिसमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़े, क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते ही आप कहां गिर मिलोगे, नाली में मिलोगे, नाली में मिलोगे, नाली में मिलोगे। अगर एक्सीलरेशन है और तुमसे वेलोसिटी पूछे तो उसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन एक टाइम लिमिट में होगा, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ ग्राफ, तो a इंटू डी टी का ग्राफ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, और अगर v गिवन है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो v इंटू डी टी, v इंटू डी टी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को अगर इंटीग्रेशन कर दिया या एरिया निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो फिर से आप नाली में मिलोगे। तो बेटा यहां से अच्छी बात है आपको सीखने को मिली कि अगर पोजीशन गिवन है और तुमसे पूछ रहा वेलोसिटी तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी गिवन है एक्सीलरेशन तो डिफरेंशिएशन, और इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप नाली, इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका एरिया अंडर द कर्व ये, इसका एरिया अंडर द कर्व है, इसका एरिया अंडर द कर्व नाली। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मजा आया कि नहीं आया बताओ, मजा आया कि नहीं आया बताओ, मजा आया कि नहीं आया बताओ। मजा आया तो क्या आपको ग्राफ का स्लोप भी याद रहेगा, क्या आपको एरिया अंडर द कर्व भी याद रहेगा, यहां से मत चलाओ है। नेक्स्ट, ये नीट 2016 और सेम ही सवाल आपसे पूछा था जेई मेन 2023, जेई मेन 2023 और नीट 2016 में यकीन मानो एग्जैक्टली इसी तरह का सेम सवाल पूछ लिया था। क्या है सवाल, देखो ध्यान से, टू कार पी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन। ये बेटा एक्स का रिलेशन दिया हुआ है, ये पी का और एक्स का पोजीशन दोनों का दिया हुआ है, किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तो कोई भी बात नहीं है, यहां पे इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, क्या होगा, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन a प्लस 2bt। अरे भाई a कांस्टेंट बार t का 1, b कांस्टेंट बार ये 2t, ये आएगा बराबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f माइनस 2t। अब कौन सा टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, तो दोनों की वेलोसिटी निकाल के बराबर लिख दिया, तो a को उधर ले जाओ, चलो a को उधर ले जाओ, f माइनस a बराबर 2bt एंड 2t, तो 2t बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा b प्लस 1 इंटू 2t, तो t बराबर आ गया f माइनस a बटा 2 इंटू बी प्लस 1। क्या ये आंसर होगा, f माइनस a बटा 2 इंटू बी प्लस 1। देखो चौथा आंसर है, शायद मेरे से भी पहले तुम निकाल के बैठे होगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मेरे से भी पहले तुम निकाल के बैठे हो, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये सवाल मैंने आपको करा दिया, x इज इक्वल टू 80 माइनस बी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, तो यहां पर दो बार इसको डिफरेंशिएट करके, दो बार इसको डिफरेंशिएट करके जीरो रख दो, मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा क्या, फटाफट बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम अलोंग वेरीजेस एज x, x ये दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 3, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। What will be the position of the particle when achieve maximum speed? Maximum speed. What will be the position of the particle when it achieve maximum speed? बढ़िया सवाल है यार, 2017 का सवाल है। पार्टिकल का पोजीशन पूछा है जब वो मैक्सिमम स्पीड गेन कर चुका होगा, तो भाई मैक्सिमम स्पीड कब होगा, कोई भी चीज मैक्सिमम तभी होता है जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, मतलब डीवी बाई डी को जीरो रखना है, उसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम स्पीड होगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगा 18t माइनस 3,
इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt बराबर 18 आएगा यार, 9t² माइनस 3। ना, गलत जवाब है। Position of the particle with is given by this, where x is the meter and t is second, what will be the position of the particle when it has a maximum speed along x axis? सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड तो अनंत काल के लिए बढ़ता जाएगा। इसका ग्राफ बनाओगे 18t-3 का मतलब है कि ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, इंटरसेप्ट निगेटिव ऐसे बनेगा। तो ये मैक्सिमम को तो अटेंड ही नहीं कर रहा, टाइम बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। तो इस सवाल में मिसप्रिंट है बेटा, है ना, मतलब यहां पे कुछ गलत टर्म लिख दिया है, यहां पे फंक्शन कुछ गलत लिख दिया। मैं आपको समझा देता हूं कैसे करते। तो कोई भी चीज मैक्सिमम तभी होता है जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो करें। तो यहां पे dv बाई dt को हम पुट करते जीरो और यहां से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और वो टाइम हमें पता चल जाएगा जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। वो टाइम पुट करके हम यहां से पोजीशन निकाल देंगे। समझ गए क्या बेटा? समझ गए बेटा? क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? सवाल ही गलत लिखा तो हम वहां पे नहीं जाते, एक बढ़िया सवाल लिखा वो सॉल्व करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम t एज bt। देखो सवाल पढ़ो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम bt, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम bt। ये दिया हुआ a बराबर bt, ठीक है सर, a बराबर bt दिया हुआ है। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t टाइम। बहुत आसान है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा दे दिया v नॉट, तो v नॉट t प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू bt दिया हो तो एक यहां रखोगे bt और t स्क्वायर t क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। v नॉट t प्लस हाफ bt क्यूब, v नॉट t प्लस हाफ bt क्यूब, हाफ ही रहेगा ना? हाँ यार, हाफ bt क्यूब ये आएगा। और ये जो मैंने किया है वो गलत किया है। अब इसमें गलत क्या किया है वो समझो। इसमें गलत इसलिए किया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, जबकि इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है भाई? इंक्रीज कर रहा टाइम के साथ, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन अलग अलग टाइम आएगा। तो सर अब यहां पे a बराबर bt वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता है। कितने लोगों ने गलत किया बताओ सॉरी? कितने लोगों ने गलत किया लिखो सॉरी। मेरे साथ कौन कौन से लोग इसमें एग्री थे लिखो सॉरी। गलत हो गया ना भाई, एक्सेलरेशन बराबर bt। a को लिखोगे तुम dv बाई dt इज इक्वल टू bt, dt को उठा के यहां रखो तो dv बराबर आएगा 6t इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा v बराबर, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी होगा v बराबर t का 6 बाहर, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 मतलब 3t स्क्वायर, ठीक है। अब v को लिखो तुम dx बाई dt, dt को यहां ले जाओ तो 3t स्क्वायर इंटू dt आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे v नॉट दिया हुआ था तो लिमिट यहां पे v नॉट से कोई v रखोगे तो v माइनस v नॉट आएगा, v माइनस v नॉट आएगा, माइनस v नॉट उधर चला जाएगा तो v बराबर 3t स्क्वायर प्लस v नॉट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो नहीं है, v नॉट है, घबराने की बात नहीं है। इस v को लिखो dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस v नॉट। इस dt को यहां ले जाओगे, इस dt को यहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखो भाई, इस dt को यहां ले जाओगे तो dt dt तो ये हो जाएगा v नॉट t, ये तो हो जाएगा v नॉट t प्लस 3 इंटू टी का पावर 3 बाई 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कुछ गलत किया है क्या मैंने? अरे यार इस b को मैंने 6 एज्यूम, ये b है 6 नहीं है, सॉरी। a को लिखो dv बाई dt इज इक्वल टू b इंटू टी, dt को यहां ले जाओ तो v बराबर होगा bt इंटू dt, तो ये वेलोसिटी माइनस v नॉट इज इक्वल टू आएगा bt स्क्वायर बाई 2, v नॉट को उधर ले जाओ तो v बराबर आएगा bt स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको लिखो dx बाई dt तो dt यहां चला जाएगा, x बराबर होगा b बाई 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन करोगे b बाई 2 बाहर, t का पावर 3 बाई 3 प्लस v नॉट t, तो आंसर आ जाएगा v नॉट t प्लस b t क्यूब बाई 6, v नॉट t b t क्यूब बाई 6, ये आ गया थर्ड। सॉरी घनघोर बायोलॉजी नहीं, अरे भाई ये तो विजुअल एरर है यार,
मैंने गलती से इस b को 6 समझ बैठा, ठीक है। बाकी ये तुम्हें समझ आया कि नहीं है ये बता दो, बाकी कैलकुलेशन तुम्हें समझ आया कि नहीं है ये बता दो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कर लोगे ऐसे सवाल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले सवाल सारे करा दिए। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा याद रखना कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। कई बार बच्चे भावुक हो जाते हैं। ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस at। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एस एन एथ बराबर होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मतलब 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। इसका डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकंड का। अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और रिटार्डेशन दे दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर होता है यू स्क्वायर बाई 2a। यहां पे याद रखना है स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 1D में वैलिड है, ये हमेशा और हमेशा वैलिड होता है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। क्लियर है क्या? हाँ, इसीलिए तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कितने इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए? ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। इस पे सवाल कैसे आते हैं? बहुत सुंदर सवाल आते हैं। ये जेई मेन 2021 का सवाल है। क्या क्या? ध्यान से देखना, सवाल पढ़ना, मजा आ जाएगा। जेई मेन 2021 का सवाल है। इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes a single post with velocity u and the last compartment with velocity v, then velocity by which the middle point of the train passes through। कुत्ता भाग रहा हो, बिल्ली भाग रहा हो, चूहा भाग रहा हो, आदमी भाग रहा हो, पोल भाग रहा हो, ट्रेन भाग रहा हो, मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? तो क्या आपको याद है? जितने बच्चे मेरे से पढ़े होंगे याद होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2। सीधा सीधा थर्ड आंसर होगा। क्यों? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने लोगों को याद है? चमक गया। बाकी जिसको नहीं याद है वो आप बेटा कर लो ना यार, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से याद हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से लगेगा, लाइफ का झिंगा लाला हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है क्या? अच्छा, नीट में भी ऐसा सवाल एक डायरेक्ट पूछा है, नीट में भी डायरेक्ट इसका सवाल पूछा है, वो अभी करेंगे। जेईई मेन 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है, ध्यान से देखिएगा। क्या? स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 10 मीटर इन t सेकेंड, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉय इन नेक्स्ट t विल बी, नेक्स्ट t विल बी 30 मीटर। आंसर अगर ये पूछता कि पहले t में 10 मीटर चला है तो टोटल 2t में कितना चलेगा, 2t में तो 40 मीटर आंसर। ये आंसर कब होता? व्हेन t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 2t सेकेंड होता। t में 10 तो टोटल 2t में 40, t में 10 तो नेक्स्ट t में 30। रेशियो रेशियो। और भाई जेईई मेन 2022 का सवाल रही, तो भाई ऐसे सवाल आते हैं, चूकेंगे नहीं। ऐसे सवाल आएगा तो अपन चूकेंगे नहीं, नहीं चूकेंगे ना? अरे चूक जाएंगे कि नहीं चूकेंगे? नेक्स्ट सवाल 2008 का है। क्या सवाल देखिएगा? पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू द डिस्टेंस 135 मीटर इन t, देन वैल्यू ऑफ t। सुनो, इनिशियल वेलोसिटी 10 से 20 तक चेंज हुआ तो उतने में 135 मीटर चल लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो टाइम की वैल्यू बताओ। पांचवा इक्वेशन में मोशन लगाओगे? अरे लगाओगे तो नो ना, लगा लो। s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम आ जाएगा। तो लेकिन एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसका यूज नहीं करेंगे, वो आम जनता करती है। नॉर्मल किताबों में कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले a निकालेंगे,
फिर ए बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, 6 लाइन में सॉल्व होगा, यहां से 1 लाइन में आंसर आ गया। अगर आपको मजा आ गया एकदम तो कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दीजिए सर धुआं धुआं हो गया। बताओ ये भाई यहां पे यही तो कराया तुम्हें, कहां कराया, ये कराया ना। अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है तो डायरेक्ट कर लेंगे ना यार। ये कराया, इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, इतना टाइम लगा है, डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया, तो एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत यहां पे हमें नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। इन द 3 सेकेंड पूछा है कि थर्ड सेकेंड पूछा है? थर्ड सेकेंड पूछा है तो ए सेनेथ का फॉर्मूला लगेगा, ये होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। u 0 है, ए की वैल्यू 4/3 इंटू 3 दूना 6 माइनस 1 5, तो 20/3 आंसर है। 20/3 कहीं नहीं है यार, ओ भाई साहब थर्ड बोला है ना, 4/3। अच्छा 2 भी तो आएगा यहाँ पे, एक हाफ नहीं पुट गया, ए की वैल्यू 4/3 थी ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 5 गुना 10/3 आएगा, 10/3 आएगा आंसर। कोई मुझे घनघोर बायोलॉजी नहीं बोलेगा, बहुत मारूंगा मैं। कौन घनघोर बायो नहीं बोलेगा मुझे नफरत है घनघोर बायोलॉजी से। कोई मुझे बायो नहीं बोलेगा, ए की वैल्यू मैंने रख दिया है। हाँ तो पहले नहीं रखा तो क्या होगा, रख तो दिया ना। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, देखो जब भी बेटा रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट हो, क्या हो, जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट हो, तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड एंड टोटल 2 सेकेंड, टोटल 3 सेकेंड में 1 4 9 16 होता है। घबराइए नहीं, ये नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का रेशियो होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकेंड, फिर नेक्स्ट सेकेंड हो तो 1:3:7 5:7 ऑड नंबर का रेशियो होगा। लेकिन ये तभी लगाएंगे, याद रखिए जब रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट हो। रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन जर्नी स्टार्ट हो, जैसे सवाल पूछा 1993 में, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विच इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4th and 3rd सेकेंड। अब भाई 4th and 3rd सेकेंड से ऑब्वियस सी बात है, 4th में ज्यादा चलेगा, 3rd में कम चलेगा, तो गलत, ये गलत, और 4th and 3rd फर्स्ट आंसर आएगा। 4th बाय 3rd पूछा है, 4th में ज्यादा 3rd में कम ही चलेगा ना यार, तो ये नीचे ज्यादा तो गलत हो गया, 7/5 आंसर सही है। ओ भाई साहब कितना जोरदार मास्टर हो यार मैं, मजा आ जाता है। देखो कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू द स्पीड इतना इन 20 सेकेंड, इट्स कवर अ डिस्टेंस। भाई साहब एक्सेलरेशन है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस v/2 इंटू टी। टाइम दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया? भाई नीट में ऐसे 4 बार सवाल पूछे हैं यार, नीट में सवाल पूछे, ये 2009 का सवाल है। क्या पढ़ो, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट under acceleration of the constant force if the distance covered in first 10 second is s1 and then covered in the first 20 second, बेटा 20 second total is s2, तो s2 बराबर हो जाएगा 4s1, s2 बराबर हो जाएगा 4s1, 4 गुना चलेगा, क्यों? क्योंकि पहला टी और दूसरा 2t पूछा। तो जो लोग ये देख रहे थे वो गलत, पहला 10 और दूसरा 10 बोलता तो पहला आंसर होता, पहला 10 और दूसरा 10 बोलता तो पहला आंसर होता। लेकिन यहां पे आंसर क्या चला जाएगा आपका, दूसरा। नीट 2019 का सवाल है, क्या पढ़िए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे v0 से फेंका, और फिर हमने इंक्लिनेशन कम करके 30 कर दिया, फिर उसको v0 से फेंका, दोनों में टाइम का रेशियो पूछा है, तो दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है क्या? हाँ। क्या यहां पे इसका जो रिटार्डेशन होगा वो g sin 60 होगा, यहां पे जो इसका रिटार्डेशन होगा g sin 30 होगा? हाँ। तो कितना दूर चल के रुक जाएगा उसका डिस्टेंस पूछा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, तो भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन।
तो पहले का स्टॉपिंग डिस्टेंस बटा दूसरे का स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन का रेशियो, मतलब जी साइन 60 नीचे आएगा, जी साइन 60 और ये होगा जी साइन 30, ये इससे कटेगा, साइन 60 होगा √3/2 रहेगा 1/, तो 1/√3 आंसर है। नहीं, दूसरा और चौथा गलत बता रहे हैं आप। सवाल पढ़ो। ये सवाल बच्चे को लगता है कि यार ये तो लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, बच्चे को लगता है यार ये तो लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, लेकिन ये सिंपल 1d के स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है। यहां से बॉडी को मैंने फेंका और नीचे इस पर रिटार्डेशन होगा जी साइन 60 का, यहां से फेंका, दोनों में इनिशियल वेलोसिटी सेम है। अभी तो हमने पढ़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²/2 इंटू रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी दोनों में सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। चमका चमका, बात समझ में आया बेटा? आओ जेईई मेन 2022 का एक सवाल करें, आओ करते हैं, डरने वाली बात नहीं है, तुम करो और पढ़ो, और कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो बताना। पढ़ो। कार मूविंग विद स्पीड 150 km/h and after applying the brake it will move 27 meter. If the same car is moving with speed 1/3 then it will stop 1/3 in the 9 27/9 3 मीटर। आंसर किसने बनाया है रे, जेईई मेन का सवाल आया है रे। बताओ यार, जेईई मेन का सवाल है यार, कौन बनाता है यार ऐसे सवाल? जेईई मेन का सवाल है यार, ये तो जेईई मेन का सवाल है यार। किनको किनको समझ में आया? जेईई मेन के सवाल का धुआं धुआं कर दिया। नेट खत्म हो जाए तो रिचार्ज करा लेना, अभी दुकान खुला होगा बेटा, अभी करा लेना, तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। समझ आया? कैसे? स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब वेलोसिटी को 1/3 कर दिया चचा ने, तो u/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। पहले था 27/9 3 मीटर। अरे यार, अच्छा रेस्ट टू रेस्ट वाली कहानी आपको याद है ना? अगर कोई कार रेस्ट से चल रहा और अल्फा एसिलरेशन से t1 टाइम तक एसिलरेट हुआ, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया, फिर बीटा रिटार्डेशन से t2 टाइम में फाइनली क्या हो गया, रुक गया, तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या? एसिलरेशन इंटू एसिलेशन में लगा हुआ टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में लगा हुआ टाइम। एसिलरेशन इंटू एसिलेशन में चला गया डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। आग लगा दो कमेंट बॉक्स में अगर ये सारी चीजें एक बार रिकॉल हो गई होगी तो, रिकॉल हो गई होगी तो आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। चलो 1994 का रिसेंट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछा है? मैक्सिमम वेलोसिटी कितना एक्वायर होगा, तो अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, चौथा आंसर। और डायमेंशन से भी कर सकते हो। यहां पर देखो एसिलेशन का स्क्वायर, एसिलेशन इंटू एसिलेशन कट गया, टाइम आया, पूछ रहा है वेलोसिटी। अबे चमन चोमू, पूछा वेलोसिटी और डायमेंशन टाइम का दे रहा है, गजब चोमू है यार। यहां पे एसिलेशन माइनस एसिलेशन, एसिलरेशन नीचे एसिलेशन का होल स्क्वायर, टाइम बटा एसिलेशन, वेलोसिटी होता ही नहीं, वेलोसिटी होता है एसिलरेशन इंटू टाइम। यहां पे एसिलेशन ये आंसर आ गया। अब ये आंसर तुम डायमेंशन से भी देख सकते हो। वेलोसिटी पूछा है, 4 में से एक ही ऑप्शन में वेलोसिटी का डायमेंशन दिया है। अरे यार हद कर दी, मतलब हद कर दी आपने, आहा हद कर दी आपने। अच्छा बेटा एक चीज बहुत याद रखना, एक चीज अच्छे से याद रखना, एक चीज अच्छे से याद रखना। क्या? अगर कोई जर्नी रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट हो रहा होगा तो टाइम टेकन इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, क्या टाइम टेकन इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल क्या होता है? टाइम टेकन इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल होता है t1 t2 t3 का रेशियो 1:√2 - 1:√3 - √2, 1:√2 - 1:√3 - √2। अगला बता सकते हो? हाँ √4 - √3। अगला बता सकते हो? हाँ √5 - √। अगला बता सकते हो? हाँ √6 - √5। आग लगा दो अगर याद आ गया होगा ये तो, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में ये टाइम का रेशियो याद आ गया होगा तो। और टाइम का रेशियो याद आ गया तो जेईई मेन के सवाल कर लो एक धुआंधार तरीके से। क्या? बॉल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एच
हाँ भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, रिलीज करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट, और जी मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन करता है. इफ T1 एंड T2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा ये. तो इनका रिलेशन पूछा है, तो रेशियो T1/T2 का मतलब हो गया 1/√2 - 1. √2 - 1 इंटू T1 बराबर T2. लो भाई, लो भाई, T1 √2 - 1 T1 बराबर T2, √2 - 1 T1 बराबर T2, ये आंसर आ गया. यही के सवाल है. अरे मजाक नहीं कर रहा सच में. अच्छा, जो दूसरा दे रहा है एकदम चोमू है, रेशियो नहीं अरे भाई T1:T2 ये है, मतलब T1/T2 1/√2 - 1 है. कोई ब्रेक व्रेक नहीं मिलेगा. मान ले डॉक्टर बन गया, तू ऑपरेशन कर रहा है और बाद में बोलेगा मुझे सुसु ब्रेक दो ना, उतने देर में आदमी का ध्यान रख ले यार, सुसु ब्रेक. भाई ये तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है, ये तुम्हें डायरेक्टली ऑपरेशन करने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है. इसे जोश और जुनून से आपको करना पड़ेगा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला वहां पे. मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट. देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो उस पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी नीचे लग रहा होता है. मतलब ये किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, कमेंट बॉक्स में करके बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख के. मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सर कैसे? क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा. हाँ, अब जितने इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है सारे वैलिड है इसमें. हाँ, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लेंगे. एयर रेसिस्टेंस आपकी अगर जीरो है तो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है. किसी भी टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीटी. हर एक सेकेंड में जी वेलोसिटी ये गेन करेगा. एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी क्या होगी? 2gx. एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? हाफ GT². अगर तुम्हें यहां पे ग्राफ बनाने के लिए बोलता है, वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ बनेगा क्या? हाँ. एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का ये, एक्सीलरेशन टाइम ये ग्राफ बनेगा क्या? और डिस्प्लेसमेंट टाइम ये ग्राफ बनेगा क्या? और वेलोसिटी पोजीशन ये ग्राफ बनेगा क्या? क्या भूल गया ये वाला? हाँ, यहां पे आपने ओरिजिन 0,0 माना है, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सीलरेशन भी नीचे पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव. आग लगा के बता दो बेटा, 1 2 3 4 चारों ग्राफ एकदम सही है कि नहीं है? चारों ग्राफ एकदम सही है कि नहीं है, बता दो. चारों ग्राफ एकदम सही है भैया. अब इस पे सवाल पूछेंगे, फटाफट कर लोगे. मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड. जब ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका, ऊपर गया और नीचे आ गया. इसमें 2-3 चीजें आप याद रखिएगा. क्या? सबसे पहली बात, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g. ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम बराबर रहता है. मैक्सिमम हाइट होता है u²/2g. और मान लो वो किसी स्मॉल एच हाइट पर ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय 2 बार क्रॉस करता है. मतलब मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता हुआ किसी ये स्मॉल एच हाइट को T1 टाइम में क्रॉस करता है, फिर उसी हाइट को T2 टाइम में नीचे क्रॉस करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ GT1 इंटू T2. नीट 23 में बेटा, सॉरी, जेई मेन 2023 में एक सवाल पूछा था. एक बॉल को ड्रॉप किया, उसको टाइम लगा T1. एक बॉल को उसी हाइट से नीचे फेंका तो टाइम लगा T2. ऊपर फेंका तो टाइम लगा T3, सेम स्पीड से. तो इनमें रिलेशन क्या होगा? T1 बराबर √2 इंटू T3 होगा. क्या मैंने ये पढ़ाया हुआ है? क्या मैंने ये पढ़ाया हुआ है? ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, टाइम लगा T1. ऊपर फेंका मतलब टाइम लगा T2. ऊपर फेंका, टाइम लगा T3. तो ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? √T2 T3. जेई 2023 में डायरेक्ट सवाल पूछा, इससे डायरेक्ट सवाल पूछा है, याद रखिएगा ये चीज. नीट 2013 का सवाल है. क्या? A stone falls freely under the gravity. It covers h1, h2, h3 distance in the first 5 and the next 5 seconds. Then relation between h1, h2 and h3. तो बहुत आसान है कि h1, h2, h3. देखो बेटा, नेक्स्ट बोला है, तो ये अगर x है या फिर ये 1 है
तो ये 3 और ये 5 होगा, मतलब फोर्थ वन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखिए, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h विथ वेलोसिटी 0, हाँ 0 से ड्रॉप करते हैं, स्ट्राइक द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट h with an initial velocity 4 meter per second, then final velocity of second mass with it strike the ground। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। मतलब किसी h हाइट से ड्रॉप किया तो फाइनली वो 3 मीटर पर सेकंड से कोलाइड किया, अगर उसको 4 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो नीचे कितनी स्पीड से कोलाइड करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 4 से नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 से नहीं करेगा, 5 से करेगा, नहीं तो 12 से करेगा। अब निकालो, निकालो भाई। तो सबसे पहली बात, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा अगर हाइट h माने तो, वो फाइनल 3 दे दिया है। और सेकेंड केस में v² माइनस u² बराबर 2ah रख सकते हैं, ये दूसरे केस का है। तो v² बराबर u 4 का होल स्क्वायर प्लस 2gh की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। अरे भाई साहब बड़ा आसान है, 2gh की वैल्यू v² मतलब ये 3 दिया दे दिया था, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल था यार, अच्छा सवाल था। 2 नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा। 2 आप तुक्का मार रहे थे, 12 मीटर होगा सर, जूता खाएगा, अरे जूता खाएगा 12 मीटर भाई साहब। देख भाई सुन सुन सुन, फर्स्ट केस में ये किया है, जब ड्रॉप किया था तब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ये 3 मीटर पर सेकेंड हाइट h पे दिया, ये सेकेंड केस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। दोनों को देख ध्यान से, 5 आ रहा है आंसर। तुक्का मारने के लिए बैठा गया यार, थोड़ा तो दिमाग और बुद्धि लगा, खोल दिमाग की ढक्कन खोल बाबू राव, दिमाग की ढक्कन खोल। नेक्स्ट देख, वाटर ड्रॉप फॉल्स इन द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इन द टैप ऑफ 5 मीटर above द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट एन इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। देखो ये वाटर टैप है, टोटल हाइट इसकी है 5 मीटर, टोटल हाइट कितनी है 5 मीटर। जब थर्ड ड्रॉप ग्राउंड पे टच कर रहा था तो सेकेंड ड्रॉप यहां था, फर्स्ट थर्ड ड्रॉप, जब थर्ड ड्रॉप निकल रहा था तो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे टच कर रहा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये t टाइम के लिए चला है तो इसे डबल टाइम के लिए चला होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट x, तो ये होगा 3x, x प्लस 3x 4x बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 1.25। अब पूछा है सेकेंड ड्रॉप की हाइट, ये पूछा है, तो 3x है, इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3.75 मीटर। समझ आता है क्या ये बात? ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा? 3.75 मीटर। क्लियर है क्या ये बात? चलिए, वाटर ट्रैप रेगुलर इंटरवल ये मैंने करा दिया। ये देखो भैया, अ बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है, करते हैं। 1d के रिलेटिव वेलोसिटी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि किसी एक को ऑब्जर्वर चुनो और वो जिसको देखेगा उसमें से अपनी वेलोसिटी माइनस कर लेगा। सवाल करो, ध्यान से देखो, अब बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तुम्हारा बस है जो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, और ये स्कूटर वाला है जिसकी वेलोसिटी मान लो कुछ v है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1000 मीटर का है और ये चाहता है ओवरटेक कर ले, तो तुम ऑब्जर्वर हमेशा आगे वाले को बनाना। अगर इसको तुम ऑब्जर्वर मान लेते हो, इसको तुम रामलाल मान लो, तो ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा और अपनी वेलोसिटी घटा लेगा। तो इससे बैठ के जब तुम इसको देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v इसकी खुद की थी और ये अपनी वेलोसिटी घटा लेगा, तो -10, तो वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1000 मीटर और टाइम 100 सेकंड में क्रॉस करना चाह रहा, तो 100 से डिवाइड करोगे कटेगा, -10 इधर जाएगा, तो v बराबर -10 इधर जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। क्या ये बहुत आसान है क्या बेटा? बहुत आसान है क्या बेटा? ठीक है, ये कर लेते हैं। 9088 नीट का सवाल है। अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट P and Q सेपरेटेड विथ वेलोसिटी इतना इन इतना, देन वेलोसिटी एट द कार इन मिडवे। मिडवे का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आ रहा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड
विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में रिलेशन में याद रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर होता है और स्पीड आपका स्केलर होता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है मैंने v वेलोसिटी से, जब ऊपर फेंका तो लगातार इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, फिर जीरो होगी, फिर निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी। अब यहां पे वेलोसिटी घटी फिर पॉजिटिव में बढ़ी तो गलत है ना। वेलोसिटी जब ऊपर जाएगा तो मान लो ऊपर पॉजिटिव मान है तो पॉजिटिव, फिर नीचे गिरेगा तो निगेटिव, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि टाइम कभी घट नहीं सकता। ये भी एक ही डायरेक्शन में गलत है, पहला आपका आंसर आएगा। क्लियर है क्या ये बात? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है, थर्ड नहीं होगा भाई मेरे। थर्ड कैसे? थर्ड कैसे? वैसे भी v बराबर u प्लस ए टी, ऊपर फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे, नीचे एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, तो v बराबर u माइनस जी टी। इसको v वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ, देखो इस ग्राफ का स्लोप यहां पे निगेटिव है। पहले v से जीरो फिर उसके बाद निगेटिव आएगा ना भाई मेरे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, a building, from a building, two balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B is downward. If V and VB are the respective velocity on the reaching the ground, then अच्छा, मान लो बिल्डिंग के हाइट से एक बॉल को U से ऊपर फेंका, एक बॉल को U से नीचे फेंका, ये VA वेलोसिटी से टकराया, ये VB वेलोसिटी से टकराया, तो V और VB में क्या रिलेशन होगा? V और VB में क्या रिलेशन होगा? तो VA बराबर VB होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो कहीं रुकेगा, फिर जब यहां क्रॉस कर रहा होगा तो इसी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा होगा। हाँ, ये जल्दी पहुंचेगा, ये लेट से पहुंचेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड दोनों की सेम होगी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इतना ही नहीं अभी और सुनिए, अगर मैं किसी बॉल को u रफ्तार से नीचे फेंकूं और एक बॉल को u रफ्तार से आगे फेंकूं, ठीक है, जब ये दोनों ग्राउंड पे टकरा रहे होंगे, अगर इसकी स्पीड va है और टकराते समय इसकी स्पीड vb है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये बराबर होंगे। बराबर होंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम से देख लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम से देख लीजिए, यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी दोनों का सेम, तो फाइनल स्पीड दोनों का बराबर होगा। फाइनल स्पीड दोनों का बराबर होगा। जेई मेन 2022 का सवाल क्या? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अ मैक्सिमम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम्स जीरो? मैक्सिमम हाइट पे कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी? बताइए। मास डिफर हो तो तब वर्क डन बाई ग्रेविटी दोनों में अलग अलग हो जाएगा ना, mgh, लेकिन हम स्पीड निकालेंगे मास कैंसिल हो जाएगा, दोनों में सेम आएगा भाई। अगर आपका मास डिफरेंट है तो भी सेम ही आएगा आंसर, अगर मास डिफरेंट है तो भी सेम ही आएगा आंसर। इसका जवाब बताइए भाई। एक कह रहे हैं दो, बाकी सब तो ठीक कह रहे हैं। मुंडे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वो कितना होगा कोई नहीं बता सकता, वो सिर्फ रेफरेंस ही बताएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो कोई नहीं बता सकता, वो सिर्फ रेफरेंस ही बताएगा। फटाफट देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है, तो यहां पे टाइम बढ़ रहा, पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी जीरो होगा। यहां पे वेलोसिटी क्या है आपका? कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो होगा। सॉरी, यहां पे वेलोसिटी आपका जीरो है, यहां पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। हाँ, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लो वेलोसिटी बताता है, एक्सीलरेशन जीरो होगा, सही है। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है पॉजिटिव में, वही उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। और यहां पर ध्यान से देखें तो इस ग्राफ का स्लोप घट रहा है, मतलब वेलोसिटी घटेगा और एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? नहीं, एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। क्यों एक्सीलरेशन निगेटिव होगा? एक्सीलरेशन निगेटिव होगा क्यों? सुनो ध्यान से, क्योंकि देखना ये वेलोसिटी कैसा है, पर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रहा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रहा, आगे जा रहा और घट रहा,
तो ये तभी घटेगा ना जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन हो। तभी घटेगा ना जब निगेटिव एक्सीलरेशन हो। ये तो सिंपल सी बात है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, यहां पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और आपका एक्सीलरेशन 0 होगा। यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी तो बढ़ रहा है ना भाई, यहां पे वेलोसिटी घट रहा है लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा होगा बेटा, बढ़ रहा है देखो, और एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है। यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, घटेगा। क्यों, देखो ना, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब एक्सीलरेशन घट रहा है। और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो लगातार ऊपर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है क्या, लगातार ऊपर चलते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा क्या। अब जेईई मेन 2023 का ये सवाल कर लीजिए, ये सवाल कर लेंगे भाई, आपको मोक्ष मिल जाएगा फिजिक्स की कसम। कैसे, देखो यहां पे 4 एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये 4 वीटी ग्राफ है। उस एक्सटी ग्राफ को इस वीटी ग्राफ से मैच करा दो तो हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। आओ करते हैं, आओ करते हैं, आओ करते हैं, करो। अभी मैंने जो सिखाया वो लगा दो। क्या सर, देखो सबसे पहली बात, यहां पे चौथे में एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट D1 में जाएगा, D1 में जाएगा, तो चौथा 1 में जाएगा, ये गलत, ये गलत, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कोई एक ढूंढ लेते हैं, उससे काम मेरा हो जाएगा। बी का देखते हैं, ए का देखो ना, ए का, इसमें स्लोप बढ़ रहा है तो लगातार इसकी स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ता हुआ वेलोसिटी किस में जाएगा, तो ए दूसरे में जाएगा, ए दूसरे में, ए का दूसरा, ए का दूसरा, चलो यार, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप निगेटिव, इसका तुम्हारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट और इसका भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो इसका तो थर्ड ही होगा, सी का थर्ड, सी का थर्ड भाई, सी का थर्ड, ये सी का चौथा दिया हुआ है, सी का थर्ड, फर्स्ट आंसर आ रहा। बहुत तेज हो यार तुम लोग, सी का थर्ड, तो बी का तुम्हारा डी जाएगा, ये तुम्हें समझ आ गया कैसे, इसका स्लोप है तो निगेटिव और निगेटिव में घट रहा है इसका स्लोप, तो वेलोसिटी निगेटिव होगा और निगेटिव में वेलोसिटी घटता जाएगा। देखो ऐसा, देखो ऐसा, ये इससे इस तरफ जा रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, देखो निगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी घटता जा रहा है। सही है यार, सही है यार, मजा आया कि नहीं आया बताओ। जेईई मेन 2021 का पेपर है, क्या है, वीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में कन्वर्ट करना आसान है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप AMB, AMB, और इस वीटी ग्राफ को एटी में कन्वर्ट करना है, मजा आ जाएगा भाई, करो। इस वीटी ग्राफ को एटी में कन्वर्ट करना है, करो, कर पाओगे, कर पाओगे। सबसे पहले तो देखो, इस ग्राफ वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताएगा, इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव है भाई, इधर से इधर ये स्लोप तो निगेटिव जाएगा, एक्सीलरेशन निगेटिव एंड कांस्टेंट, फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, निगेटिव एंड फिर पॉजिटिव, ये फर्स्ट। बहुत आसान है ये, देखो कितना आसान है ये, कितना आसान है भाई साहब, सोचो कितना आसान है, सोचो। ये मजेदार सवाल है, जेईई मेन 2023 का सवाल है, जेईई मेन 2023, इसमें टाइपिंग में भी कुछ एरर था। ये पोजीशन टाइम, वेलोसिटी पोजीशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम। सवाल पढ़ना अच्छे से और फिर जवाब देना, सवाल पढ़ना अच्छे से फिर जवाब देना। क्या है सवाल, ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, चारों ग्राफ सेम मोशन को बता रहा है। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली पिक इट अप। अब एक ग्राफ उसमें से गलत है, बाकी 3 ग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ रहे हो, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है तुम्हारा, मैं जानता हूं, अंग्रेजी तुम्हारा थोड़ा कमजोर है और ये मैं अच्छे से जानता हूं, तो ध्यान से बताना। ध्यान से बताना, सुनो, सवाल पहले समझो क्या कह रहा, सवाल क्या कह रहा, ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, चारों ग्राफ सेम तरह के मोशन को बता रहा है। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, उसमें से एक गलत है,
तो इसमें से गलत ग्राफ बताओ कौन सा होगा। अब ये सवाल जेईई मेन 2023 का है, अच्छा सवाल है। यहां पे बहुत सारे बच्चे मात खा जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन बताई नहीं इसने बोला कि 3 ग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड है, चौथा नहीं है। सबसे पहले बात यहां पे हिंट से समझो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा तभी बनता है जब ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा, कहीं रुकेगा, फिर नीचे आएगा। अच्छा हाँ सर सही कह रहे हो। इस केस में तो देखो वेलोसिटी पहले v से 0 आएगा, फिर निगेटिव जाएगा, तो ये तो थर्ड सही है, ये तो एकदम सही है। हाँ सर एकदम सही है, क्या जोरदार समझाया आपने। उसके बाद यहां पे जैसे से ऊपर जा रहा था तो देखो पोजीशन बढ़ा, फिर यहाँ पे पोजीशन मैक्सिमम होगा, फिर पोजीशन घट के ऐसा आ गया। और देखो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होगा, देखो s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर, तो s और t का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो ये इससे रिलेटेड है। और ये भी इससे रिलेटेड है, कैसे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, तो v बराबर हो जाएगा रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब u इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऑफ s। और साथ साथ में ये भी देखो कि जब पोजीशन 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, और फिर पैराबोलिक बनेगा, यहां आएगा, ठीक है। जब पोजीशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी 0 हुआ, फिर पोजीशन घटेगा, तो सही तो है ग्राफ। ऐसे समझो ये पोजीशन है, टाइम नहीं है, तो पहले पोजीशन बढ़ा, फिर पोजीशन घटा, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है। ये गलत हो गया, कैसे, अगर पोजीशन ये है तो डिस्टेंस ये थोड़ी ना होगा। यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा, और इसका स्लोप स्पीड बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। यहां पे बोल रहा है स्पीड 0 है और फिर स्पीड बढ़ा, ये बोल रहा है स्पीड मैक्सिमम है, फिर यहां पर स्पीड 0 है, देखो स्लोप मैक्सिमम तो स्पीड मैक्सिमम, फिर स्लोप 0, तो ये ग्राफ आपका गलत है, तो आंसर चला जाएगा आपका फर्स्ट। कैसा लगा, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हें समझ आया हो ना, ईमानदारी से बताओ कैसा लगा। कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, बताओ। और वैसे भी एक हिंट और है जो अभी बच्चे के कमेंट से देख के मुझे पता चला कि 3 ग्राफ, मतलब सॉरी मास्टर नहीं है, बच्चे ने बताया कि सर देखो एक्सीलरेशन तीनों ग्राफ में कांस्टेंट है। हाँ यार सही है, वेलोसिटी पोजीशन का ऐसा ग्राफ बनता है तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कैसा लगा, कैसा लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सही बताओ। वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, सही है। द एक्सीलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, नहीं, एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होता है। द एक्सीलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है। द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ वेलोसिटी इधर होता है और एक्सीलरेशन इधर होता है, परपेंडिकुलर। गलत पूछा था क्या, अच्छा फॉल्स, ओके ओके फॉल्स, तो आपका सेकंड आंसर चला जाएगा फॉल्स में, हाँ या ना, सेकंड आंसर चला जाएगा फॉल्स में, हाँ या ना। आओ रिलेटिव मोशन के सवाल करें, रिलेटिव मोशन के सवाल करें। देखो यहां पर ध्यान से, जेईई मेन 2023 का सवाल है बेटा, सवाल देख के ना शर्म आ जाएगा तुम्हें, सवाल देख के ना शर्म आ जाएगा तुम्हें। सवाल देखो, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ है 60 मीटर एंड वो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 120 मीटर और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उसको जो टाइम लगेगा सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए दोनों के लेंथ को क्रॉस करना पड़ता है, मतलब 180 बटा सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा इनका 50 का बटा T2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन इट, डिस्टेंस तो उतना ही क्रॉस करने में लगेगा अगर अपोजिट में चल रहा है, और स्पीड हो जाएगा आपका 80 प्लस 30 110 का, 180 से 180 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 11/5। यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, फोर्थ आंसर आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं, बताओ मजा आया कि नहीं।
बताओ मजा आया कि नहीं भाई साहब। हमें ना तो एग्जैक्टली टाइम निकालने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो भी जरूरत नहीं पड़ी। चौथा आंसर आ गया हमारा, हाँ या ना, हाँ या ना। ये देखो 1D का सवाल है। ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड पैरेट फ्लाइज द स्पीड 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। मतलब अपोजिट में चल रहा है, ये साउथ में जा रहा है और ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है, अपोजिट में चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? तो 150 डिवाइडेड बाई 10 5 15, तो 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, हाँ या ना। दूसरी बात, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे u1 स्पीड से फेंक रहा हूं और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर u2 स्पीड से फेंक रहा हूं, इस पर भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा g, इस पर भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा g, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस h है। कितने टाइम के बाद दोनों कोलाइड कर जाएंगे? टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। तो यहां पर टाइम व्हेन दे विल कोलाइड, दे विल कोलाइड, कितने टाइम के बाद दोनों कोलाइड करेंगे? तो ध्यान से सुनना सर, यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि किसी एक पर मैं बैठ के दूसरे को देखूंगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, अब सॉरी अपोजिट में फेंका है तो ऐड हो जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से टाइम ऑफ कोलिजन डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी u1 प्लस u2 हो जाएगा, हाँ या ना। कई बार ऐसे आपने सवाल देखे होंगे, अगर ये जीरो दिया हुआ हो, ये जीरो दिया हुआ हो, तो सिंपल कहते हैं हम h बटा ये वाली वेलोसिटी, h बटा ये वाली वेलोसिटी। क्लियर है क्या?